प्यारे अभ्यर्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। तो आज की क्लास में दोस्तों हम बात करने वाले हैं बीएसटीसी और पीटीटी 2025 की परीक्षा के लिए राजस्थान जीके के मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों के ऊपर। तो जितने भी छात्र छात्राएं बीएसटीसी और पीटीटी 2025 की तैयारी कर रहे हैं, आज की क्लास को आप सभी को एंड तक वॉच करना है, क्योंकि हिंदी व्याकरण के मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों पर हम चर्चा करने वाले हैं जो कि परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो बिना किसी देर के आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लास को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखिए, आपसे पूछा गया है आजीविका शब्द में कौन से उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन से अ उपसर्ग, आ उपसर्ग, अभि उपसर्ग या फिर अप उपसर्ग। जल्दी से पहले प्रश्न का राइट आंसर बताइए। सभी विद्यार्थियों को कमेंट बॉक्स खोल के रखना है और प्रत्येक प्रश्न के साथ में ही आपको आंसर बताते रहना है। आजीविका शब्द में कौन से उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो बात करें पहले प्रश्न के राइट आंसर की, आजीविका शब्द में दोस्तों आ उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। दूसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला देखिए पूछा गया है, अगर मैं समय पर निकलता तो देरी नहीं होती। वाक्य किस प्रकार का है। संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, सरल वाक्य या फिर विधानवाचक वाक्य। जल्दी से सभी विद्यार्थी इस प्रश्न का आंसर बताइए। अगर मैं समय पर निकलता तो देरी नहीं होती है, यह वाक्य किस प्रकार का है, यही आप सभी से पूछा गया है। तो बात करें इस प्रश्न के राइट आंसर की, यह वाक्य दोस्तों मिश्र वाक्य की श्रेणी में आता है। दूसरा ऑप्शन इस प्रश्न का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न पूछा गया, निम्न में से अशुद्ध शब्द यहाँ पर कौन सा है। प्रतिलिपि, प्रमाणीकरण, पुनर्जन्म या फिर परिचय। जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका आंसर बताइए कि यहाँ पर अशुद्ध शब्द कौन सा दे रखा है। ऐसे ही प्रश्न आपको एग्जाम में सीधे देखने को मिलेंगे दोस्तों। तो अशुद्ध शब्द की बात करें, यहाँ पर देखिए प्रतिलिपि बिल्कुल शुद्ध दे रखा है, प्रमाणीकरण भी शुद्ध दे रखा है, परिचय भी शुद्ध दे रखा है। लेकिन यहाँ पर दोस्तों पुनर्जन्म को यहाँ पर गलत दे रखा है, क्योंकि जो ये र की मात्रा है वो न पर नहीं बल्कि ज पर लगेगी। ठीक है ना, इस प्रकार से पुनर्जन्म लिखा जाएगा। यहाँ पर देखिए आप देख सकते हैं न के ऊपर र की मात्रा, ये पूर्ण जन्म है न कि पुनर्जन्म। तो यही इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला पूछा गया, निम्न में से द्विगु समास का उदाहरण इनमें से कौन सा है। जलाशय, सज्जन, कपीश्वर या फिर चौकोर। जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका आंसर बताइए। द्विगु समास का उदाहरण इनमें से कौन सा है, यही आप सभी से पूछा गया है। तो जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका आंसर बताइए। देखिए द्विगु समास की मैं एक विशेषता बताता हूं, जहां पर भी दोस्तों पहला पद आपको संख्यावाचक दिखाई देता है वहां पर ज्यादातर आपके द्विगु समास ही होगा। कई बार दोस्तों अपवाद देखने को मिलेगा, जैसे अष्टाध्यायी, जैसे एक अष्टाध्यायी शब्द है, ये दोस्तों एक अष्टाध्यायी 8 अध्यायों का एक ग्रंथ है जो कि विशेष अर्थ में निकल जाता है, तो ये बहुव्रीहि समास का उदाहरण हो जाएगा। यहाँ पर द्विगु समास नहीं होगा, लेकिन ज्यादातर आपको द्विगु समास ही देखने को मिलेगा। और यहाँ पर देखिए चौकोर के अंदर दोस्तों द्विगु समास का प्रयोग हुआ है। चौथा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला देखिए पूछा गया, निम्न में से व्यंजन संधि का उदाहरण यहाँ पर कौन सा है। विधायक, व्यूह, सद्गुण या फिर वसुदेव। जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका आंसर बताइए। व्यंजन संधि का उदाहरण इनमें से कौन सा है, यही आप सभी से पूछा गया। इंपॉर्टेंट प्रश्न परीक्षा में पूछा जा सकता है, तो सभी को इसका आंसर बताना है। व्यंजन संधि की बात करें, देखिए विधायक के अंदर दोस्तों आपके अयादि संधि है। व्यूह की बात करें, यहां पर दोस्तों आपके देखिए विहि दन उह, यानी कि ई और उ मिलकर यू का निर्माण करें, यहां पर यण संधि है। वसुदेव में आपके वृद्धि संधि है। तो यहां पर देखिए एकमात्र जो व्यंजन संधि का उदाहरण है वो हो जाएगा सद्गुण। तीसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए पूछा गया, निम्न में से तत्सम शब्द कौन सा नहीं है। मार्ग, मित्र, मक्षिका या फिर नेवला। जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका आंसर बताइए। इनमें से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, यही आप सभी से पूछा गया है। तो जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका आंसर बताइए। इंपॉर्टेंट प्रश्न तो परीक्षा में पूछा जा सकता है, तत्सम शब्द इनमें से कौन सा नहीं है। तो यहां पे देखिए दोस्तों मार्ग, मित्र और मक्षिका ये तीनों देखिए आपके तत्सम शब्द है। जबकि देखिए नेवला जो है वो आपके तद्भव दे रखा है। अगर आपसे इसका तत्सम पूछता तो इसका तत्सम होता है दोस्तों नकुल, इसका तत्सम होता है नकुल, जबकि नेवला आपके तद्भव है। तो यही इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और देखिए डेली चैनल पर इसी तरह की क्लासेस आपको देखने को मिलेगी, तो चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं किसी अगले प्रश्न के साथ। अगला प्रश्न देखिए पूछा गया है, 3 बुलाए 13 आए। लोकोक्ति का क्या अर्थ है। किधर का भी नहीं रहना, अनिमंत्रित व्यक्ति का आ जाना, किसी के काम में दखल देना या फिर संयोग से किसी कार्य का अच्छा। मुहावरे और लोकोक्तियों से एक प्रश्न आपके जरूर पूछा जाता है। एक प्रश्न मुहावरे का और एक आपके लोकोक्ति का, 2 प्रश्न यहां से पूछे जाते हैं। तो 3 बुलाए और 13 आए, इस लोकोक्ति का क्या अर्थ है। यानी कि दोस्तों एक्स्ट्रा आ जाना, अनिमंत्रित व्यक्ति का आ जाना, यही इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए पूछा गया है, विष उगलना मुहावरे का क्या अर्थ है। काम बिगाड़ देना, विद्रोह करना, किसी के खिलाफ बुरी बात कहना या फिर हार जाना। जल्दी से सभी इसका आंसर बताइए। ऐसे प्रश्न दोस्तों वही व्यक्ति कर सकता है, वही स्टूडेंट कर सकता है जिसने अच्छे से इसकी पढ़ाई की है। विष उगलना इस मुहावरे का अर्थ आपको बताना है। जल्दी से करेक्ट आंसर बताइए।
तो विष उगलना इस मुहावरे का अर्थ है दोस्तों किसी के खिलाफ बुरी बात कहना। तीसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला पूछा गया निम्न में से पूर्ण विराम का चिन्ह इनमें से कौन सा है। चारों ऑप्शंस में से आपको बताना है कि पूर्ण विराम का चिन्ह यहाँ पर कौन सा दे रखा है। इंपोर्टेंट तो ऐसे प्रश्न एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। एक प्रश्न यहां से जरूर पूछा जाता है जो आपके विराम चिन्ह से है, या तो आपको वाक्य दे रखेगा उसमें से आपको विराम चिन्ह पूछ लेगा, या फिर इस प्रकार से चिन्ह आपको पूछ लेगा। तो विराम चिन्ह जो पूर्ण विराम है वो आपके चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आपके क्वेश्चन मार्क यानी कि प्रश्नवाचक चिन्ह का उदाहरण है, ये आपके विस्मय बोधि का और ये आपके अर्ध विराम का, जबकि यहाँ पर पूर्ण विराम का पूछा है तो चौथा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए पूछा गया निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध दे रखा है। यह मेरा ही हस्ताक्षर है, आत्मा अमर होता है, वह दूध जमा रही है, या फिर चौथा ऑप्शन है वह दही जमा रही है। करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा। शुद्ध वाक्य आपको पहचाना, इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है यही आपसे पूछा गया है। और क्लास के एंड में बताना दोस्तों इस क्लास से आपके कितने प्रश्न करेक्ट होते हैं ताकि आपको अपनी तैयारी का अंदाजा लग सके। तो यहां पर देखिए शुद्ध वाक्य की बात करूं, वह दूध जमा रही है, यही एकमात्र शुद्ध वाक्य है। देखिए यह मेरा ही हस्ताक्षर है, हस्ताक्षर हमेशा बहुवचन में प्रयोग होता है तो यह मेरे ही हस्ताक्षर है, यह शुद्ध होगा। आत्मा अमर होता है, आत्मा अमर नहीं, आत्मा अमर होती है, यह आपकी स्त्रीलिंग है आत्मा, यह इसका दोस्तों अशुद्ध वाक्य है। वह दही नहीं, बल्कि दही नहीं जमता, दूध जमता है, दूध जब जमाते तब दही बनता है, तो यह भी अशुद्ध है। यहाँ पे शुद्ध वाक्य तीसरे नंबर का है। तो ये बढ़ते जल्दी से अगले प्रश्न की ओर। अगला देखिए पूछा गया निम्न में से तत्पर शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तत् दन पर, तद दन पर, ततः दन पर, या फिर तद दन पर। जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका आंसर बताइए कि तत्पर शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा। बहुत बार प्रश्न पूछा गया दोस्तों, तत्पर शब्द का सही संधि विच्छेद। तो तत्पर शब्द का सही संधि विच्छेद होगा दोस्तों तद और दन पर, यानी कि यहां पर देखिए चौथा ऑप्शन इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। व्यंजन संधि यहां पर प्रयोग हुई है। चलिए बढ़ते हैं जल्दी से अगले प्रश्न की ओर। अगला पूछा गया रमेश टीवी देख रहा है, वाक्य किस प्रकार का है। सामान्य वर्तमान, अपूर्ण वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान, या फिर संभाव्य वर्तमान। करेक्ट आंसर सभी विद्यार्थी बताइए जल्दी से। रमेश टीवी देख रहा है, यह वाक्य किस प्रकार का है, यही आप सभी से पूछा गया है। तो रमेश टीवी देख रहा है, ये वर्तमान काल है, लेकिन चारों ऑप्शन में वर्तमान काल है। तो यहां पर देखिए अपूर्ण वर्तमान, यानी कि यहां पर पूर्ण नहीं हुआ है अभी तक काम, यह काम अभी भी चल रहा है, देख रहा है, यानी कि अपूर्ण वर्तमान। दूसरा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए पूछा गया वचनबद्ध शब्द में कौन सा समास है। संबंध तत्पुरुष समास, करण तत्पुरुष समास, कर्म तत्पुरुष समास, या फिर अधिकरण तत्पुरुष समास। कौन सा इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। वचनबद्ध शब्द में कौन सा समास है। सभी को कमेंट में आंसर बताना दोस्तों कौन सा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो वचनबद्ध यानी दोस्तों वचन द्वारा बद्ध, यानी वचन में बंधा हुआ जो है व्यक्ति है वो हो जाएगा, यानी कि करण तत्पुरुष। वचन द्वारा जो है बंध, वचन से बद्ध या वचन द्वारा बद्ध, यहाँ पर करण तत्पुरुष समास हो जाएगा। तो दूसरा ऑप्शन। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला पूछेगा निम्न में से किस विकल्प में उ उपसर्ग से बना शब्द नहीं है। उतावला, उपमा, उछाव, या फिर उठाव। जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका आंसर बताइए। उ उपसर्ग से बना हुआ शब्द इनमें से कौन सा नहीं है, यही आप सभी से पूछा गया है। तो यहां पे देखिए उपमा में दोस्तों आपके उ उपसर्ग नहीं है बल्कि उप उपसर्ग है, यही इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला पूछा गया निम्न में से किस वाक्य में सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है। कौन से वाक्य में सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है। राम सो रहा था, गीता किताब पढ़ रही है, चिड़िया उड़ रही है, या फिर चौथा ऑप्शन है बच्चे अध्यापक से चित्र बनवाते हैं। करेक्ट आंसर बताइए कौन से वाक्य में सकर्मक क्रिया है। देखिए राम सो रहा था, सोना देखिए आपके सकर्मक क्रिया में नहीं है बल्कि सोना तो खुद एक क्रिया है, तो ये आपके अकर्मक क्रिया है, यहाँ पे कर्म नहीं है। गीता किताब पढ़ रही है, बिल्कुल ये वाक्य हो सकता है। चिड़िया उड़ रही है, यहाँ पे उड़ना दोस्तों ये भी नहीं है। चौथा वाक्य बच्चे अध्यापक से चित्र बनाते हैं, काफी सारे विद्यार्थियों ने ये आंसर किया होगा, लेकिन देखिए चित्र बनवाते हैं यहाँ पर आपके सकर्मक क्रिया से ज्यादा आपके जो है प्रेरणार्थक क्रिया है, क्योंकि यहाँ पर किसी और से कार्य करवाया जा रहा है। तो यहाँ पे सकर्मक क्रिया का जो सही उदाहरण होगा वो गीता किताब पढ़ रही थी। दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए पूछा गया दुर्बोध शब्द का सही अर्थ क्या है। जो किसी को ना पहचाने, जहां पहुंचना कठिन हो, जिसे सरलता से जाना जा सके, या जिसे सरलता से जाना ना जा सके, या जिसे जाना जा सके। करेक्ट आंसर आपको बताना है, दुर्बोध का सही अर्थ आपको बताना है। तो दुर्बोध, बोध यानी जानना, यानी कि जिसे जानना कठिन हो या जिसे सरलता से जाना ना जा सके। तीसरा ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए पूछा गया निम्न में से द्विगु समास का उदाहरण कौन सा है। पीताम्बर, राम रावण, त्रिभुवन, या फिर भूदेव। जल्दी से सभी इसका आंसर बताइए। द्विगु समास का उदाहरण इनमें से कौन सा है। बहुत ही बड़े प्रश्न, तो ऐसे ही प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने पहले ही बता दिया, पहला शब्द जब संख्यावाची होता है तो वहां पर द्विगु समास होगा, यानी कि त्रिभुवन में यहाँ पर दोस्तों द्विगु समास होगा। तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए पूछा गया निम्न में से कौन सा वर्ण ओष्ठ नहीं है। प, फ, ब, या फिर थ। कौन सा यहाँ पर वर्ण जो है ओष्ठ नहीं है, यही आप सभी से पूछा गया है। जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका आंसर बताइए। तो ओष्ठ वर्ण में देखिए आपका पूरा प वर्ग आता है, यानी कि प, फ, ब,
भ और म ये सभी आपके ओष्ठ वर्ण की श्रेणी में आते हैं, जबकि त थ जो है वो इसमें नहीं आता है, ये आपके मूर्धन्य वर्ण में आता है। ठीक है ना, मूर्धन्य वर्ण में आता है, तो चौथा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए पूछा गया एक एक शब्द में कौन सी संधि है, गुण संधि, वृद्धि संधि, दीर्घ संधि या फिर यण संधि। जल्दी से सभी इसका आंसर बताइए। एक एक शब्द में कौन सी संधि है, काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है, और इसकी मैंने एक छोटी सी ट्रिक आपको बताई थी, अगर आपको वो याद है तो इसका आंसर आप देख सकते हैं। तो मैंने जब भी बताया था कि ऊपर आपको देखिए जब भी दो मात्रा दिखे तो वहां पर हमेशा वृद्धि संधि होगी, तो एक एक शब्द में भी आपके दोस्तों कौन सी संधि है, वृद्धि संधि है। इसका जब संधि विच्छेद आपसे पूछता है तो एक धन एक इसका संधि विच्छेद होगा, अ और ए मिलकर ऐ का निर्माण करेंगे, तो दूसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लास का ये अंतिम प्रश्न होने वाला है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, हीरा, ताकत, पहनावा या फिर बचपन। जल्दी से सभी इसका आंसर बताइए। और 50 में से हिंदी व्याकरण के कितने प्रश्न आज की क्लास से आपके सही हुए, ईमानदारी से आपको कमेंट में बताना है, ताकि आपको अपनी तैयारी का अंदाजा लग सके। तो इनमें से देखिए हीरा हमेशा बहुवचन में प्रयोग होता है, पहनावा यह भी बहुवचन है, बचपन भी आपके बहुवचन में प्रयोग होता है, ताकत उसने अपनी ताकत दिखाई, उसने अपनी ताकत का परिचय दिया, तो ये आपके स्त्रीलिंग में प्रयोग होगा। दूसरा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे बीएसटीसी चतुर्थ श्रेणी और पीटीटी 2025 की परीक्षा के लिए जो हिंदी व्याकरण है उसके इंपॉर्टेंट प्रश्नों की क्लास समाप्त होती है। डेली दोस्तों क्लासेस आपको मिलती है, चाहे हिंदी व्याकरण हो, चाहे राजस्थान जी को और बाकी सब्जेक्ट की भी। तो चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। तो मिलते हैं किसी और नई क्लास में, तब तक लेते हैं आप सभी से अलविदा, धन्यवाद।